हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग झारखंड के इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग झारखंड के इतिहास से संबंधित जितने भी प्रश्न आए हुए हैं प्रीवियस एग्जाम में उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज कल हम लोगों ने पहला सेक्शन देख लिया था झारखंड का सामान्य ज्ञान। आज हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग देखेंगे झारखंड के इतिहास से जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं पिछले प्रतियोगी परीक्षाओं में उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है लेकिन इसका मेन उद्देश्य है ये है कि आपके आने वाले एग्जाम से पहले इसको कंप्लीट करना। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। झारखंड का प्राचीन इतिहास है। झारखंड के नामकरण से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, महाभारत काल में झारखंड में वर्णित किक्कट प्रदेश झारखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में से किसमें स्थित है। ये देखिए टीजीटी 2017 राय अरबी 2017 में पूछा गया है। किक्कट प्रदेश जो है वो किससे संबंधित है, वो है गिरिडीह से। महाभारत काल में ऋग्वेद में वर्णित किक्कट प्रदेश झारखंड के जिले में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था, ये फर्स्ट जेपीएससी में पूछा गया है पीटी में। तो महाभारत में किस नाम से जाना जाता था, पुंडरीक देश के नाम से। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र की चर्चा जो है पशु भूमि या पुंडरीक देश नाम से मिलती है। इसी ग्रंथ में इस क्षेत्र का अर्क खंड या कर्क खंड के नाम से भी सांकेतिक किया गया है। दिग्विजय पर्व में महाभारत में अर्कखंड कर्कखंड भी बोला गया है, पशु भूमि या पुंडरीक देश भी बोला गया है। ये कुछ इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। एक स्रोत है, नामकरण है। ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या नाम दिया गया, पुंडरू या फिर पुंड। ये झारखंड का नाम था, पुंडरू या फिर पुंड ऐत्रेय ब्राह्मण में। वायु पुराण में इसका नाम दिया गया है मुरंड। विष्णु पुराण में इसका नाम दिया गया है मुंड। वायु पुराण में मुरंड याद रखेंगे और विष्णु पुराण में मुंड है। भगवत पुराण में क्या बोला गया है, किक्कट प्रदेश। किक्कट प्रदेश किससे संबंधित है, तो गिरिडीह जिले से। महाभारत में बोला गया पुंडरीक देश या पशु भूमि। महाभारत का दिग्विजय पर्व के बारे में अभी हम लोग ऊपर क्वेश्चन देखे, यही क्वेश्चन था। पुंडरीक देश या पशु भूमि कहा गया। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में बोला गया है मुरुंड। देखिए वायु पुराण में मुरंड बोला गया है और समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में क्या बोला गया, मुरुंड। थोड़ा सा अंतर है, सिर्फ याद रखेंगे उसको। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में बोला गया है इसको कलिंद देश। पुंडरीक देश बोला गया है महाभारत में और कलिंद देश बोला गया है कब, संस्कृत साहित्य में बोला गया है। और उसके बाद देखिए झारखंड नाम किसमें मिलता है, तो 13वीं सदी के ताम्रपत्र में, तारीख बंगला में, तारीख फिरोज शाही में, सियार उल मुख्तरीन में। ये देखिए एक ही तरह उच्चारण है, तारीख बंगला, तारीख फिरोज शाही, सियार उल मुख्तरीन, ये सारे में नाम क्या दिया गया है, झारखंड। कबीर और जायसी द्वारा भी इसको झारखंड ही बोला गया है और 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड बोला गया है इसके नाम। आगे देखते हैं हम लोग। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में क्या बोला गया है, तो कुक्कुट या कुक्कट देश, कुक्कुट या कुक्कुट देश बोला गया है। टॉलमी द्वारा इसको मुंडल बोला गया है। फाहियान द्वारा क्या बोला गया, कुक्कुट लाट बोला गया है। कौटिल्य द्वारा बोला गया कुक्कुट देश और फाहियान द्वारा, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें कुक्कुट देश और फाहियान द्वारा बोला गया है कुक्कुट लाट। फेनसांग द्वारा क्या बोला गया, किलोना सुफालिना का या फिर कर्ण सुवर्ण भी बोला गया। मुगल काल में क्या बोला गया, खुखरा या कुकरा बोला गया है। अकबरनामा में कोकरा बोला गया है। आईने अकबरी में खंकरा, तुजुके जहांगीरी में खोखरा और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में इसको बोला जाता था छोटा नागपुर। ये झारखंड के नामकरण है, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए आगे और भी देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में, देखिए अर्थशास्त्र में क्या बोला था, अर्थशास्त्र में बोला था कुक्कुट देश। मुगल काल के दौरान झारखंड राज्य को क्या बोला गया, मुगल काल के दौरान बोला गया कुकरा। ये अभी हम लोग देखें, मुगल काल के दौरान झारखंड को खुखरा या कुकरा बोला जाता था। ये भी प्रश्न आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मुगल काल के दौरान झारखंड क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था, SIPT 2017 में पूछा, कुकरा नाम से जाना जाता था। संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में, संथाल परगना क्षेत्र को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, तो नरी खंड कहा जाता था। 6 JPSC PT में पूछा ये 2016 में। संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन में नरी खंड और बाद में क्या बोला, कंकजोल। बाद में इसका नाम क्या है, कांकजोल जो है ये नाम है संथाल परगना का ही, तो याद रखेंगे। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कांकजोल किसका नाम है, तो संथाल परगना का। झारखंड के किस नाम को दिग्विजय मानता है, दिग्विजय, महाभारत का दिग्विजय पर्व क्या है बोलते हैं, कर्कखंड या अर्कखंड भी बोलते हैं। दिग्विजय पर्व में देखिए पशु भूमि या पुंडरीक देश, कर्कखंड या अर्कखंड भी बोला गया है, ये हम लोग पीछे देख चुके हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य को वनांचल किसको बोला जाता है, तो झारखंड को। ये आसान सा क्वेश्चन है, ये हम लोग पिछले क्लास में भी देखे थे। देखिए ये नामकरण तो इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम लोग देखते हैं इसके पुरातात्विक स्रोत से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। दालमी एक पुरातात्विक स्थल निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है। पुरातात्विक स्थल है दालमी, कहाँ पर स्थित है, धनबाद में। किस नदी के तट पर स्थित है, तो स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। धनबाद जिला का बौद्ध धर्म एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ दालमी और बुद्धपुर जो है अनेक बौद्ध स्मारक हैं, आज भी यहाँ देखे जा सकते हैं। पुरातात्विक स्थल दालमी जो है स्वर्णरेखा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है।
यह स्थान दियापुर दालमी के नाम से भी जाना जाता है। दियापुर दालमी बोलिए या दालमी बोलिए, उसी का नाम है। धनबाद जिले में स्थित बुधपुर कंसाई नदी के तट पर स्थित है। बुधपुर देखिए, दालमी है किस नदी के तट पर, तो स्वर्णरेखा नदी के तट पर। अगर बुधपुर के बारे में पूछा जाएगा तो किस नदी के तट पर है, तो कंसाई नदी के तट पर स्थित है। इसको याद रखेंगे, कंसाई नदी के तट पर स्थित है बुधपुर। यहाँ एक प्राचीन मंदिर है जो बुधेश्वर मंदिर के नाम से विख्यात है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। बुधेश्वर मंदिर कहाँ है, तो बुधपुर में। किस नदी के तट पर है बुधपुर, कंसाई नदी के तट पर। दालमी किस नदी के तट पर है, तो स्वर्णरेखा नदी के तट पर, और दोनों कहाँ है, धनबाद में। देखिए क्वेश्चन, बर्फ की आयु की गहरी भूमिगत गुफा, ये कहाँ पाया जाता है, बर्फ की आयु की गहरी भूमिगत गुफा, इसको गांव। इसको गांव कहाँ है, हजारीबाग में। इसको गांव हजारीबाग में बर्फ की आयु की गहरी भूमिगत गुफाएं स्थित है। इसको से आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र मिला है, उसमें खुला सूर्य मंदिर, शैल चित्र दीर्घा के अवशेष भी प्राप्त हैं। ये भी पूछा जाता है, खुला सूर्य मंदिर कहाँ से मिला है, तो इसको गुफाएं से मिली है, और ये क्या है, भूमिगत गुफा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको गुफाएं, ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो कहाँ पे है, हजारीबाग में स्थित है। हजारीबाग के मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर बड़का गांव में इसको गुफा स्थित है। 5000 साल से अधिक पुराना है। इस गुफा में बादम के राजा, इस गुफा का उपयोग कौन करते थे, बादम के राजा किया करते थे। और इस गुफा के चट्टानों पर कोहबर कला, रॉक, जिसे रॉक पेंटिंग कहा जाता है, उकेरे हुए हैं। यहाँ से आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र मिले, यहाँ से भूल भुलैया जैसी आकृति भी मिले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बार बार बनते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, झारखंड में गहरी भूमिगत गुफाएं, तो वही इसको के बारे में पूरा पीजीटी 2023 में इसको गांव में बहुत बार रिपीट क्वेश्चन हुआ है। इसको गांव में पाया जाता है। ये बड़का गांव प्रखंड के कौन सा पंचायत, नापो कला पंचायत में विश्व प्रसिद्ध मध्य पाषाण की है ये इसको गुफाएं। ये गुफा का खोज किसने किया था, तो सितंबर 1991 में हजारीबाग के पद्मश्री बुलू इमाम ने की थी। कब इसकी खोज हुई थी, तो 1991 में हुआ था। और कौन किए थे, तो बुलू इमाम, ये याद रखेंगे, बुलू इमाम इनके खोज किए थे 1991 में। 18 अप्रैल 2023 को इसको क्या किया गया, तो राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। राष्ट्रीय स्मारक कब घोषित किया गया, ये भी याद रखेंगे, तो किया गया है 2023 में। इसको गुफाओं को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है 2023 में। शुरुआती पत्थर की उम्र से तांबा के बर्तन और उपकरण के प्रमाण पाए जाते हैं। ये देखिए SIPT पूछा गया 2017 में। क्या पूछा गया, तांबा के बर्तन और उपकरण के प्रमाण कहाँ पाए गए हैं, ये पाए गए हैं करहर बड़ी और बारागुंडा से। कहाँ पाए गए, करहर बड़ी और बारागुंडा से। झारखंड का इतिहास पाषाण काल से आरंभ होता है, जब से मनुष्य के इस इलाके में रहने का प्रमाण मिलता है। झारखंड के करहर बड़ी और बारागुंडा से शुरुआती पत्थर की उम्र की तांबा के बर्तन और उपकरण के प्रमाण पाए गए हैं। कहाँ से, करहर बड़ी और बारागुंडा से। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है असुरा साइट्स। झारखंड में पाए जाने वाले राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थलों में से कौन सा इलाके में स्थित नहीं है। असुरा साइट्स में कौन नहीं आता है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सरीदकेल, खूंटी टोला, ईचागढ़ या फिर कुंजला। तो इसका सही आंसर है ईचागढ़ जो है वो असुरा साइट्स में नहीं आता है। अब कौन कौन असुरा साइट्स में आते हैं वो हम लोग देखेंगे। ये क्वेश्चन IRB 2017 में पूछा गया था। झारखंड के राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थलों में प्रमुख स्थान रखने वाले असुरपुरा स्थल या उसको असुरा साइट हम लोग बोलते हैं। असुरा साइट में कौन है, हंसा है, कुंजला है, खूंटी टोला है, वह सर्दीकेल है। देखिए तो इसमें खूंटी टोला आपको मिल रहा है, कुंजला भी मिल रहा है, सर्दीकेल भी मिल रहा है, और हंसा है, तो हंसा तो नहीं है, ईचागढ़ दिया हुआ है, ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। इसके रख रखाव की जिम्मेवारी किनकी होती है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पास है। रांची, खूंटी, लोहरदगा, हजारीबाग, चाईबासा आदि में अनेक असुर साइट हैं। खूंटी जिले में स्थित कुथरा टोली, कुंजला, सर्दीकेल, कठार टोली एवं हंसा को संरक्षित स्मारक घोषित किया जा चुका है। ये संरक्षित स्मारक घोषित किए जा चुके हैं। जहाँ कहाँ स्थित है, खूंटी जिले में स्थित है, याद रखिएगा। कुथार टोली, कुंजला, सर्दीकेल, कठार टोली एवं हंसा। 50 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ सर्दीकेल जो है खूंटी तमाड़ रोड पर किस नदी किनारे है, तजना नदी के तट पर बसा हुआ है ये सर्दीकेल असुरा साइट्स। इसकी खोज सबसे पहले 1915 में कौन किया था, तो SC राय ने इनकी खोज की थी 1915 में। किसके, सर्दीकेल असुरा साइट्स जो कहाँ है, खूंटी में स्थित है। कुंजला खूंटी के पश्चिम में स्थित है। इसकी खोज भी किसने की है, SC राय ने कुंजला की भी खोज की थी। कठार टोली रांची से दक्षिण चाईबासा रोड पर स्थित है। खूंटी टोला कोटरी नदी के तट पर स्थित है, जबकि हंसा जो है रांची के दक्षिणी दिशा में स्थित है। ये खूंटी के असुरा साइट्स हैं। इससे महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है, हजारीबाग के उत्तर की ओर झारखंड में निम्न में से कौन से स्थान बौद्ध धर्म विरासत के अवशेषों का दावा करते हैं। हजारीबाग से उत्तर की ओर कौन सा स्थान है जो बौद्ध धर्म विरासत के अवशेषों का दावा करते हैं। आपका ऑप्शन लुम्बिनी, कुशीनगर, सारनाथ। ये तो आप खुद मार देंगे, आंसर क्या होगा, इटखोरी। IRB 2017 में पूछा गया, इससे रिलेटेड व्याख्या हम लोग देख लेते हैं।
भगवान बुद्ध का झारखंड से सीधा संपर्क था या नहीं, कहना कठिन है, लेकिन 45 वर्षों के परिभ्रमण काल में वे संभवतः झारखंड भी आए, जिसके कारण क्षेत्र में भी बौद्ध धर्म का खूब प्रचार प्रसार हुआ। झारखंड के अनेक स्थानों पर बौद्ध धर्म के अवशेष बिखरे पड़े हैं। अभी हम लोग दालमी और बुद्धपुर के बारे में पढ़े हैं। ये कहाँ पर स्थित है? ये धनबाद में स्थित है। यहाँ पे भी बुद्ध के अवशेष मिले हैं, मंदिर भी है, बिखरे पड़े, जिनमें चतरा जिले के इटखोरी प्रमुख है। इटखोरी में इटखोरी बौद्ध साइट बनने जा रहा है। यहाँ 3 बौद्ध स्तूप सहित अनेक बौद्ध अवशेष मिले, 3 बौद्ध स्तूप और अनेक बौद्ध अवशेष मिले हैं। आने वाला समय में क्या है कि गया के बाद सबसे बड़ा बौद्ध केंद्र बन सकता है, ऐसी संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज अरबी 2017 में पूछा गया, चंदन सहित पहाड़ी पर अशोक शिलालेख झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किसमें स्थित है? चंदन सहित पहाड़ी पर जो अशोक शिलालेख है वो झारखंड के निम्नलिखित जिलों में किसमें स्थित है? 4 जिला है, पलामू, गुमला, रांची और जामताड़ा। लेकिन चंदन सहित पहाड़ी जो है वो बिहार में स्थित है, सासाराम में। कोई ऑप्शन आपका मैच नहीं करता है, इसलिए इसका आंसर गलत है। बिहार के सासाराम में स्थित है। इस पहाड़ी पर ब्राह्मी लिपि में लिखा गया सम्राट अशोक के शिलालेख हैं। इस शिलालेख को 2300 वर्ष पूर्व सम्राट अशोक ने अपने बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार के दौरान लिखवाया था। चंदन सहित पहाड़ी ये कहाँ पे है? सासाराम। सासाराम बिहार में है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित साइटों में से कौन सा झारखंड के एक ताम्रपाषाण साइट से संबंधित नहीं है? टीजीटी 2017 में पूछा है, ताम्रपाषाण साइट कौन नहीं है? करहरबड़ी, बादम, रामगढ़ या फिर कुनार। तो करहरबड़ी और बादम से देखे थे ताम्र के बर्तन मिले थे, रामगढ़ और कुनार। तो इसमें ऑप्शन क्या है? कुनार जो है ताम्रपाषाण साइट संबंधित नहीं है। देखिए, करहरबड़ी, बादम और रामगढ़ झारखंड के ताम्रपाषाण साइट है, जबकि कुनार जो है वो ताम्रपाषाण साइट नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संभावित भूमिगत कोशिकाओं और मार्ग के साथ बरादरी इमारतों के अवशेष निम्नलिखित स्थानों में से किसमें स्थित हैं? बरादरी इमारतों के अवशेष कहाँ पे स्थित हैं? तो आपके ऑप्शन है रंजी, मुकिमपुर और संथाल परगना। ये करेक्ट आंसर है, रंजी, रज्जी, मुकिमपुर और संथाल परगना में बरादरी इमारतों के अवशेष मिले हैं। संभवतः भूमिगत, इसके हम लोग डिटेल पढ़ लेते हैं, 2 बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। संभावित भूमिगत कोशिकाओं और मार्ग के साथ बरादरी इमारतों के अवशेष साहेबगंज जिले के राजमहल उपखंड के अर्जी, मुकिमपुर, संथाल परगना में स्थित है। बरादरी इमारतों के खंडहर जिसमें संभवतः भूमिगत कच्छ और मार्ग हैं, भूमिगत कच्छ है और मार्ग हैं जमीन के नीचे, साहेबगंज जिला मुख्यालय से लगभग 32 किलोमीटर दूर पर स्थित है। इसे नागेश्वर बाग के नाम से भी जाना जाता है, इसे नागेश्वर बाग भी बोला जाता है। बरादरी इमारत जो हम लोग बोल रहे हैं कहाँ पर है? तो ये साहेबगंज जिले के राजमहल उपखंड में अर्जी और मकीमपुर एरिया में पाए जाते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो नागेश्वर बाग के नाम से भी जाना जाता है, नागेश्वर बाग के भी नाम से इसे जाना जाता है। इस इमारत के निर्माणकर्ताओं पर विवाद है। कुछ विद्वान इसे राजा मान सिंह के प्रतिद्वंदी फतेह जंग खान को मानते हैं, जबकि विद्वान का एक समूह बंगाल के नवाब मीर कासिम अली का मानते हैं। ये बरीदपुर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, बरादरी, ये बरादरी के बारे में जो पढ़ रहे हैं, इसके निर्माण में इन विद्वानों में मतभेद है। कुछ मानते हैं कि फतेह जंग खान का मानते हैं, लेकिन कुछ मानते हैं कि नहीं, ये मीर कासिम अली का है कहाँ पर? साहिबगंज जिले के राजमहल उपखंड में। इस भूमि पर निर्मित इमारत 18.10 मीटर से लंबा और 16.25 मीटर चौड़ा है, पर एक मंच पर लगभग 9 मीटर ऊंची ईंटों की विशाल दीवार है। ये हम लोग देख लिए बरादरी के बारे में। नेक्स्ट है, सिंहभूम में खुदाई के दौरान निम्न में से कौन सा पाया गया? देखिए, SIPT 2017 में पूछा गया है, क्या पाया गया है सिंहभूम में खुदाई के दौरान? आपका ऑप्शन है उपकरण और हथियार, मूर्तियाँ, इंडो सिथियन सिक्के या रोमन सिक्के। तो रोमन सिक्के मिले थे हम लोग को सिंहभूम की खुदाई के दौरान। तो रोमन साम्राज्य के सिक्के सिंहभूम में पाए गए, जबकि इंडो सिथियन सिक्के, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, इंडो सिथियन सिक्के कहाँ पाए गए? तो चाईबासा से। याद रखेंगे, इंडो सिथियन सिक्के जो है, इंडो सिथियन, ये चाईबासा में पाए गए हैं, और रोमन सिक्के जो हैं वो सिंहभूम में पाए गए। कुषाण सम्राट के कनिष्क के सिक्के कहाँ से मिले? तो कनिष्क के सिक्के मिले हम लोगों को रांची से, रांची झारखंड, रांची से मिले हैं। कुषाण सम्राट के कनिष्क के सिक्के जो है झारखंड के रांची से मिले हैं। SIPT 2017 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के इतिहास की शुरुआत कब से मानी जाती है? ये देखिए, पंचायत सेक्रेटरी 2018 में पूछा है। तो कब से माना जाता है? मेसालिथिक युग, मतलब मध्य पाषाण काल से हम लोग झारखंड के इतिहास की शुरुआत मानते हैं। मध्य पाषाण काल का कालक्रम है 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। झारखंड में इस काल के अवशेष दुमका, पलामू, धनबाद, रांची, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम जिले आदि से मिले हैं। तो इसका झारखंड के इतिहास का शुरुआत जो है हम लोग मानते हैं मेसोलिथिक युग से, मतलब मध्य पाषाण काल से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है PGT 2023 में, चतरा जिले के खाली जगह से गांव के मेगालिथ संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? कौन से चतरा जिले के कौन से गांव से मेगालिथ संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं? तो वो मिला है ओबरा। कहाँ से मिला है? ओबरा से।
ओबरा से मेगालिथ संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। चतरा जिले के पत्थरगड्ढा प्रखंड स्थित ओबरा गांव से मेगालिथ संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से ओबरा स्थित मेगालिथ साइट की खुदाई के दौरान घड़ा में कई अस्थियों के अवशेष के अलावा विभिन्न तरह के औजार और लोहे, तांबे एवं पत्थर के जवाहरात मिले। यहाँ से प्राचीन तांबे के रिंग भी मिले। झारखंड में मेगालिथ महापाषाणों की खोज करने वाला पहला व्यक्ति एक अंग्रेज सब डिप्टी अर्जन टी.एफ. पेपे थे, जिन्होंने लोहरदगा, जपला, चोकाहातू, बरंडा आदि स्थानों पर महापाषाण की पहचान की। यद्यपि महापाषाणों पर लिखने वाले प्रथम व्यक्ति कर्नल ई.टी. डाल्टन के थे। वर्तमान में सुभाषिस दास ने इस क्षेत्र में काफ़ी कार्य किया। ये क्वेश्चन जो है मेगालिथ चतरा जिले का कौन सा जो गांव है मेगालिथ संस्कृति के साक्ष्य मिला है, तो ओबरा गांव। ये कहाँ पे है? पत्थरगड्ढा प्रखंड में स्थित है, याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के चतरा जिले के इटखोरी में भद्रकाली मंदिर से परिसर से बुद्ध की कितनी प्रतिमाएं मिली हैं? तो बुद्ध की कितनी प्रतिमाएं? 4 प्रतिमाएं मिली हैं। इटखोरी भद्रकाली परिसर में बुद्ध की 4 प्रतिमाएं प्राप्त हुई है। भगवान बुद्ध के तपोभूमि के रूप में प्रसिद्ध पवित्र महाने और बक्सा नदी के संगम पर स्थित इस परिसर में एक अद्भुत बौद्ध स्तूप है, जिसे बुद्धेश्वर स्तूप कहते हैं। इसे मनौती स्तूप भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? मनौती स्तूप भी इसे कहा जाता है। इस स्तूप में भगवान बुद्ध की 1004 छोटी और 4 बड़ी 1004 छोटी और 4 बड़ी प्रतिमाएं बनी हैं। भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा महापरायण की मुद्रा में भी है। इस स्तूप के ऊपरी हिस्से में पानी संग्रह होना एक आश्चर्य का बात है। आप इटखोरी मंदिर गए होंगे तो वहाँ बुद्धेश्वर स्तूप आप देखे होंगे। बुद्धेश्वर स्तूप देखें, उसमें गौतम बुद्ध के 1004 छोटी और 4 बड़ी प्रतिमाएं बनी हुई हैं और ऊपर जो है उसमें पानी रहता है हमेशा। पूरा पाषाणकालीन स्थलों और जिलों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन युग्म सही है? ये क्वेश्चन पूछा गया पीजीटी 2023 में। रामगढ़ झाबर में है। रामगढ़ मतलब ये पूरा पाषाणकालीन स्थल जो झाबर है, क्या वो रामगढ़ में है? असनबनी क्या दुमका में है? करसो क्या गढ़वा में है? बजना क्या पलामू में है? तो सही है, बजना जो है ये पूरा पाषाणकालीन स्थल जो है वो पलामू में स्थित है। बाकी झाबर जो है वो कहाँ पे है? पलामू में। झाबर भी पलामू में, बजना भी पलामू में। असनबनी जो दुमका लिखा हुआ है वो कहाँ पे है? पूर्वी सिंहभूम में। और करसो जो गढ़वा लिखा हुआ है वो है एक्चुअली में हजारीबाग में। तो ये पूरा पाषाणकालीन स्थल हैं और उनसे संबंधित जिले हैं, इनको आप याद रखेंगे नेक्स्ट एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है खाली जगह के उपकरण झारखंड में जनजातियों के अस्तित्व के पर्याप्त प्रमाण देते हैं। किस के उपकरण जो हैं, किस चीज़ के उपकरण झारखंड में जनजातियों के अस्तित्व के पर्याप्त प्रमाण देते हैं? ये पीजीटी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पाषाण युग, कांस्य युग, लौह युग या इनमें से कोई नहीं? तो हम लोग जानते हैं पाषाण युग के साक्ष्य मिले हैं। पाषाण युग के उपकरण झारखंड के जनजातियों के अस्तित्व का पर्याप्त प्रमाण प्रदान करते हैं। झारखंड का क्षेत्र पाषाण युग से ही बसा हुआ है। मध्य पाषाण काल से हम लोग झारखंड का इतिहास जानते हैं। यहाँ ताम्र पाषाण काल के तांबे के उपकरण मिले हैं। यह क्षेत्र ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के मध्य लौह युग में प्रवेश कर गया। इस दौरान तांबे और के औजार उनका उपयोग छोटा नागपुर पठार में फैल गया और इन खोज परिसरों को कॉपर होड़ संस्कृति के रूप में जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है किसके उपकरण झारखंड में जनजातियों के अस्तित्व का प्रमाण देते हैं? तो पाषाण युग। नेक्स्ट क्वेश्चन लैब असिस्टेंट 2023 में पूछा गया। रामगढ़ जिले के खाली जगह एक अभिसरण क्षेत्र है जो भारतीय उपमहाद्वीप पर जमने वाली अंतिम विशाल हिमनद घटना का संकेत देने वाली भूवैज्ञानिक संरचनाओं का दावा करती है। तो रामगढ़ जिले में कौन सा एक क्षेत्र है? तो इसका है दूधी नाला। दूधी नाला एक अभिसरण क्षेत्र है जो भारतीय उपमहाद्वीप पर जमने वाली अंतिम विशाल हिमनद की घटना का संकेत देने वाली भूवैज्ञानिक संरचनाओं का दावा करती है। तो दूधी नाला कहाँ है? तो रामगढ़ में है, याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया। रामगढ़ जिले में दूधी नाला एक अभिसरण क्षेत्र है जो भारतीय उपमहाद्वीप पर जमने वाली अंतिम विशाल हिमनदी घटना का संकेत देने वाली भूवैज्ञानिक संरचनाओं का दावा करती है। क्या दावा करती है? अंतिम विशाल हिमनदी घटना का संकेत देती है। दूधी नाला रामगढ़ जिले के कहाँ पे है? तो मांडू प्रखंड के पास बोकारो कोयला क्षेत्र के पश्चिम भाग में स्थित है, याद रखेंगे इसको। दूधी नाला रामगढ़ में है, किस प्रखंड में? मांडू प्रखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीजीटी 2023 का। मगध साम्राज्य उत्तर में गंगा नदी से लेकर पश्चिम में खाली जगह नदी और दक्षिण में विंध्य पहाड़ियों तक फैला था। तो पश्चिम में किस नदी तक फैला हुआ था? तो ये सोन नदी तक फैला हुआ था। मगध साम्राज्य उत्तर में गंगा नदी से लेकर पश्चिम में सोन नदी और दक्षिण में विंध्य पहाड़ियों तक फैला हुआ था। मगध साम्राज्य के उत्तर में गंगा नदी, पश्चिम में सोन नदी और दक्षिण में फैला हुआ था। झारखंड मगध साम्राज्य का दक्षिणी भाग था। झारखंड जो क्या था वो दक्षिणी भाग था मगध साम्राज्य का। यह क्षेत्र बृहद्रथ वंशी सम्राट जरासंध के अधीन था। ये जो दक्षिणी भाग था मगध का, ये किसके अधीन था? जरासंध के अधीन था। वनाच्छादित क्षेत्र होने के कारण जरासंध अपने शत्रुओं को
बंदी बनाकर झारखंड के जंगलों में छोड़ देता था और इस समय झारखंड को किक्कट नाम जाना जाता था। इसमें झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? किक्कट नाम से जाना जाता था। ये क्या था? मगध साम्राज्य का दक्षिणी क्षेत्र था। नेक्स्ट है पीजीटी 2023 का क्वेश्चन, झारखंड क्षेत्र का उल्लेख अशोक के कैवें शिलालेख में मिला है? तो 13वें शिलालेख में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। झारखंड क्षेत्र का उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में किया गया। इस शिलालेख में इस क्षेत्र को क्या आठवीं नाम दिया गया है या तथा आठवां नाम से उल्लेख किया गया, आठवीं या आठवां नाम से उल्लेख किया गया है अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को। पश्चिम सिंहभूम जिले में स्थित बेनी सागर प्रसिद्ध है। बेनी सागर क्यों प्रसिद्ध है? जेपीएससी बैकलॉग 2024 में पूछा है। आपके ऑप्शन क्या है? शिल्प उत्पादन के लिए, हस्तशिल्प उत्पादन के लिए, कागज निर्माण के लिए या पुरातात्विक अवशेषों के लिए। तो बेनी सागर जो पश्चिम सिंहभूम जिले में स्थित है वो पुरातात्विक अवशेषों के लिए ही प्रसिद्ध है। पश्चिम सिंहभूम जिले में स्थित बेनी सागर पुरातात्विक अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है। बेनी सागर या बेनू सागर पश्चिमी सिंहभूम जिले के कौन सा प्रखंड? मंझगांव प्रखंड में स्थित है। बेनी सागर का नाम बेनू राजा के नाम पर रखा गया, जिनके द्वारा बेनी सागर के भव्य तालाब का निर्माण कराया गया था। इसकी सूचना 1840 ईस्वी में तथा स्थान का दौरा करने वाले कर्नल टिकेल ने पहली बार दी थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा तालाब के दक्षिण पूर्व और पूर्वी तटबंध की ओर से की गई खुदाई में 2 पंचायत मंदिर परिसर, धर्मनिरपेक्ष संरचनाएं, सूर्य, भैरव, लकुलिश, अग्नि, कुबेर आदि के छवियों सहित कई मूर्तिकला के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इनके अलावा एक पत्थर की मुहर भी प्राप्त हुई है जिस पर प्रियंगु धेयम चतुर्विद्या लिखा है, जिसका अर्थ है प्रियंगु नाम का एक व्यक्ति जो चारों विद्या में पारंगत था। शिलालेख की लिपि ब्राह्मी तथा भाषा क्या है? संस्कृत है। तो बेनी सागर जो है क्यों प्रसिद्ध है? पुरातात्विक अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है, जो कहाँ पे है? पश्चिमी सिंहभूम जिले में। ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 to 13 जब 2024 में पूछा गया, निम्नांकित में से लोटा पहाड़ की मुख्य पहचान क्या है? लोटा पहाड़ की मुख्य पहचान क्या है? तो प्रस्तरकालीन आदि मानवों का केंद्र, ये लोटा पहाड़ का मुख्य पहचान है। प्रस्तरकालीन आदि मानवों का ये केंद्र था। लोटा पहाड़ कहाँ पर है? तो पश्चिमी सिंहभूम जिले में चक्रधरपुर के निकट स्थित है। यह पर्वत लोटा के आकार का दिखाई देता है। यह प्रस्तरकालीन आदि मानवों का केंद्र रहा। इस पर्वत में पाषाण युग के किले और लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं। लोटा पहाड़ जो कहाँ पे स्थित है? सिंहभूम जिले में, याद रखेंगे। और यहाँ पे आदि मानवों का ये केंद्र रहा है और यहाँ पे लोटा आकार का यह पर्वत है। पाषाण युग के किले और लौह अयस्क के भंडार यहाँ पे पाए गए हैं। ये हम लोग देख रहे थे प्राचीन भारत पुरातात्विक अवशेष से देख रहे थे झारखंड के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। अब झारखंड के प्राचीन राजवंश से कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आए सो देख रहे हैं। प्रथम नागवंशी राजा कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा गया है SIPT 2017 में। तो फनी मुकुट राय थे प्रथम नागवंशी राजा। नागवंशी राजवंश के संस्थापक फनी मुकुट राय प्रथम नागवंशी राजा थे। इन्हें नागवंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। आदि पुरुष भी इनको कहा जाता है, फनी मुकुट राय को, नागवंश का। इन्होंने 64 ईस्वी में नागवंशी राज की स्थापना की थी। कब स्थापना की थी? तो 64 ईस्वी में स्थापना की तथा श्रुतियाम्बे को अपनी राजधानी बनाया। इनकी राजधानी क्या थी? श्रुतियाम्बे। यह भी याद रखेंगे आप लोग, श्रुतियाम्बे इनकी राजधानी थी। श्रुतियाम्बे में इन्होंने सूर्य मंदिर का भी निर्माण करवाया। इन्होंने अपने शासनकाल में बाहरी लोगों को झारखंड क्षेत्र में आने के लिए आमंत्रित किया तथा बनारस से आए भवराय श्रीवास्तव को अपना दीवान नियुक्त किया। इनका दीवान कौन था? भवराय श्रीवास्तव। ये भी याद रखेंगे आप लोग। इस प्रकार झारखंड की संस्कृति में पहली बार गैर आदिवासी समाज या सदान मूलवासी का विस्तारीकरण हुआ। तो प्रथम जो नागवंशी राजा थे फनी मुकुट राय थे। 64 ईस्वी में नागवंशी राज्य की स्थापना की और इनका जो दीवान था भवराय श्रीवास्तव कहाँ का था? बनारस का था। ये सारे भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए। इनकी राजधानी याद रखेंगे श्रुतियाम्बे थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फनी मुकुट राय की राजधानी कहाँ थी? यह क्वेश्चन रिपीट हुआ, श्रुतियाम्बे। CDPS 2024 में फनी मुकुट राय की राजधानी श्रुतियाम्बे थी। छोटा नागपुर खास जनजातियों का एक प्रमुख क्षेत्र था तथा यहाँ स्थापित नागवंश का संपूर्ण झारखंड में अग्रणीय स्थान था। सबसे पहला नागवंश का ही स्थापना हुआ। 1789 ईस्वी में तत्कालीन नागवंशी महाराजा दर्पनाथ शाह 1789 ईस्वी में जो उस समय नागवंशी राजा थे दर्पनाथ शाह द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को समर्पित कुर्सीनामा के अनुसार नागवंश का संस्थापक फनी मुकुट राय था, जो पुंडरीक नाग एवं वाराणसी की ब्राह्मण कन्या पार्वती का पुत्र था, जिसे मदरा मुंडा एवं अन्य नेताओं की स्वीकृति से राजा चुना गया था। ये फनी मुकुट राय को किसकी स्वीकृति से? तो मदरा मुंडा एवं अन्य नेताओं की स्वीकृति से राजा चुना गया था। ये पुंडरीक नाग और वाराणसी की ब्राह्मण कन्या पार्वती का पुत्र था।
नागवंश की स्थापना कब किया था? तो 64 ईस्वी में। फणी मुकुट राय के संबंध में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं, जिनमें से एक के अनुसार एक साकल दीपी ब्राह्मण ने पार्वती द्वारा जन्म दी गई बच्चे को फणिक सर्प के फन के नीचे सोया पाया था। यह फणिक सर्प स्वयं पुंडरीक था, जिसने ब्राह्मण को बताया कि वह बालक आगे चलकर नागपुर का राजा बनेगा तथा वही ब्राह्मण उसका पुरोहित बनेगा। राजा का नाम फणी मुकुट होगा तथा सूर्य राज्य के प्रमुख आराध्य देवता होंगे। और नागवंशी परंपरा के अनुसार यह घटना 104 ईस्वी की थी। ऐसा हम लोग फणी मुकुट राय के बारे में कुछ कुछ जानकारी दिया गया है कि फणी मुकुट राय उनका नाम कब पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीजीटी 2023 में पूछा गया है, 5वीं शताब्दी के छोटा नागपुर के राजा फणी मुकुट राय किसके संस्थापक थे? देखिए यही क्वेश्चन है। नाग राजवंश के संस्थापक थे, 64 ईस्वी में स्थापना किए थे। ठीक है, 17 दर्पनाशाह द्वारा भारतीय, ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, फणी मुकुट राय छोटा नागपुर के प्रथम नागवंशी शासक थे। यह किसके दत्तक पुत्र थे? किसके दत्तक पुत्र थे? तो ये मदरा मुंडा के दत्तक पुत्र थे। ये पुत्र किसके थे? तो ये वाराणसी पार्वती के पुत्र थे। वाराणसी का एक क्या था, हम लोग देख लेते हैं एक बार फिर से। वाराणसी के पुंडरीक नाग एवं वाराणसी कन्या ब्राह्मण कन्या पार्वती के पुत्र थे। और दत्तक पुत्र पूछा जाए तो दत्तक पुत्र किसे गोद लिए थे? तो मदरा मुंडा। फणी मुकुट राय मदरा मुंडा के दत्तक पुत्र थे, क्योंकि महाराजा मदरा मुंडा ने ही फणी मुकुट राय का दत्तक पुत्र के रूप में लालन पोषण किया था। एक कथानक के अनुसार झारखंड को विष्णु पुराण में नागद्वीप कहा जाता था। झारखंड को विष्णु पुराण में क्या कहा जाता था? नागद्वीप कहा जाता था। और यह क्षेत्र नाग जाति के लिए प्रसिद्ध था। नागद्वीप कहा जाता था विष्णु पुराण में, और नाग जाति के लिए यह फेमस था यह क्षेत्र। नाग संभवतः असुरों की ही एक शाखा थी। महाभारत युद्ध में नाग जाति कौरवों के साथ लड़ी और पराजित हुई। फिर प्रतिशोध वश पांडव कुल रक्षक परीक्षित की हत्या कर दी, जिस कारण पांडवों ने संपूर्ण नाग जाति के विनाश का प्रण किया। इसी क्रम में पुंडरी नामक नाग ब्रह्मा की कुर्सी से लिपट कर अपनी रक्षा की और फिर बनारस में मानव रूप में अवतरित हुआ। बनारस में एक ब्राह्मण से शिक्षा ग्रहण करने के दौरान उनकी पुत्री पार्वती से इसने प्रेम विवाह किया। अब पूरी जाने के क्रम में सुत्यांबे के निकट पार्वती और पुंडरीक को एक पुत्र हुआ, और इस दौरान पार्वती का निधन हो गया और पुंडरीक नाग ने बच्चे की रक्षा की। परंतु जब यह बच्चा मदरा मुंडा के संरक्षण में चला गया तो पुंडरीक ने अपने देह का परित्याग कर दिया। इस कारण कई प्राचीन ग्रंथों में झारखंड को पुंडरीक प्रदेश कहकर संबोधित किया गया। देखिए पुंडरीक प्रदेश जो है, पुंडरीक नाग जो था जिसके पुत्र हैं फणी मुकुट राय, ये लोग जा रहे थे पूरी जाने के क्रम में सुत्यांबे के निकट पार्वती जो उनकी पत्नी थी उनसे एक पुत्र प्राप्त हुआ था, और उसके दौरान वो मर गई थी, निधन हो गया था। और यह जो बच्चा है ये मदरा मुंडा को सौंप कर वो पुंडरीक जो है अपना देह त्याग दिया था, इसलिए वो दत्तक पुत्र कहलाए। किसके? तो मदरा मुंडा के, फणी मुकुट राय। इसी कारण पुंडरीक प्रदेश भी कहा जाता है, यहीं से पुंडरीक नाम आया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जेपीएससी असिस्टेंट में पूछा गया 2007 में नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण कहाँ कराया था? तो ये कहाँ करवाया था? दोईसा में। पंचमंजिला नामक नागवंशी राजा जो था सबसे पहला नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण कहाँ? दोईसा में कराया था। कौन कराए थे? नागवंशी राजा दुर्जन साल ने नवरत्नगढ़ किले का निर्माण दोईसागढ़ में कराया था। यह गुमला जिले में स्थित है। यह नागवंशी राजा दुर्जन साल की राजधानी थी। दोईसागढ़ जो थी वो दुर्जन साल की राजधानी थी। इनके द्वारा पंचमंजिला भवन का निर्माण करवाया गया था। इसके प्रत्येक तल्ले में 9 कमरे थे, याद रखेंगे 9 कमरे थे प्रत्येक तल्ले में। नवरत्नगढ़ का निर्माण सुरक्षा की दृष्टि से किया गया था, क्योंकि नागवंशी राजाओं पर लगातार बाहरी आक्रमण होते रहते थे, जिससे कारण उनकी राजधानी खुखरा जो है असुरक्षित हो गई थी। तो ये क्या किए थे? तो दोईसागढ़ में नवरत्नगढ़ नामक किले का निर्माण कराया गया था। नवरत्नगढ़ किले का निर्माण कराया गया था। और कौन कराया था? दुर्जन साल कराए थे, बिल्कुल आप याद रखेंगे। फिर देखिए जेपीएससी असिस्टेंट 2007 का क्वेश्चन, नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोईसा स्थानांतरित हुआ था। क्यों हुआ था? तो दोईसा स्थानांतरित हुआ, दोईसा में युद्ध में पराजित हुए। नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोईसा युद्ध में पराजित होने के कारण स्थानांतरित हुआ। खोखरा से दोईसा राजधानी इसलिए लाई गई थी कि सामरिक दृष्टि से दोईसा अधिक सुरक्षित स्थान था। 3 ओर पहाड़ी और चौथी ओर दक्षिणी कोयल से घिरा यह स्थान शत्रुओं के लिए प्रायः दुर्भेद्य था। दोईसा स्थानांतरित हुआ था। क्यों नागवंशी का मुख्यालय दोईसा स्थानांतरित हुआ था? कि दोईसा में युद्ध में पराजित हुए थे। और ये दोईसा स्थानांतरित करने के पीछे मेन रीजन था कि ये अधिक सुरक्षित था, 3 ओर पहाड़ी थी और वो दक्षिणी ओर चौथी ओर दक्षिण कोयल से घिरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7th टू 10th जेपीएससी 2021 में पूछा गया, उस शासक का नाम बताएं जिसने नागवंशी राज्य की राजधानी सुत्यांबे से चुटिया की।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुत्याम्बित चुटिया कौन की है? तो प्रताप राय। तो नागवंशी राज के राजधानी परिवर्तन भी हम लोगों को ध्यान से देखना है। ये राजधानी हम लोग देख लेते हैं। फणिमुकुट राय के समय कहाँ थी? तो सुत्याम्बित थी। प्रताप राय ने फिर कहाँ कर दिया? चुटिया किया। भीमकर्ण फिर कहाँ किया? खुखरा किया। और दुर्जन शाह जहाँ नवरत्नगढ़ किला बनाए हैं वो दोईसा गढ़ कर दिया, दोईसा में। एनी शाह जो है वो सतरंजी ले गए राजधानी को। यदुनाथ शाह पालकोट ले गए और जगन्नाथ शाहदेव पालकोट भौंरो और उदयनाथ शाहदेव रातूगढ़। ये राजधानी परिवर्तन है और इससे बार बार क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। फिर से फणिमुकुट राय की राजधानी सुत्याम्बे, उसके बाद प्रताप राय राजधानी को सुत्याम्बे से चुटिया करते हैं। फिर भीमकर्ण क्या करते हैं? खुखरा कर देते हैं। दुर्जन शाह दोईसा करते हैं। एनी शाह सतरंजी। यदुनाथ शाह पालकोट करते हैं। जगन्नाथ शाहदेव पालकोट भौंरो करते हैं और उदयनाथ शाहदेव रातूगढ़ करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार आप रिवाइज कर लेंगे, आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11th to 13 जो फिर 2024 में पूछा गया। नागवंशावली के अनुसार नागवंशी राज्य की राजधानी को सुत्याम्बे से चुटिया ले जाने का, देखिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, तो कौन किया है? प्रताप राय। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, झारखंड के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो आप बिल्कुल ध्यान देके देखते चलेंगे, पेशेंस के साथ, समय लगेगा लेकिन एग्जाम से पहले हम लोगों को कंप्लीट कर देना है। गुप्त काल में नागवंशियों के चौथे राजा, ये किस क्रम के राजा थे? चौथे राजा थे। 326 से 353 ईस्वी के बीच अपनी राजधानी सुत्याम्बे से हटाकर चुटिया में स्थापित की। नागवंशावली अध्याय 5 पृष्ठ 87-4 के अनुसार चौथे नृपति प्रताप राय सुत्याम्बेगढ़ त्याजी, त्याज मतलब सुत्याम्बे को त्याजे, चुटिया में गढ़ विरची बचे संप्रदा सकल सजी। ये नागवंशावली का वहाँ पे दिया गया है पद। राजा प्रताप राय ने स्वर्णरेखा नदी के तट पर अपनी राजधानी बनाई थी। उन्होंने चुटिया में विभिन्न जाति वर्ग के लोगों को बसाया था। यहाँ काशी तक के लोगों को आमंत्रित करके बसाए थे। देखिए फिर एक क्वेश्चन है, नागवंशी दरबार से जुड़े संत हरिनाथ मूलतः किस राज्य के थे? ये CDPO 2024 में पूछा है। नागवंशावली से जुड़े हरिनाथ मूलतः किस राज्य के थे? हरिनाथ थे महाराष्ट्र के। हरिनाथ थे महाराष्ट्र के। अब भवराज श्रीवास्तव जो दीवान थे फणिमुकुट राय के, वो कहाँ के थे? तो वाराणसी के, याद रखेंगे, वाराणसी के थे। गुमला जिले में स्थित महामाया कोली मंदिर के संस्कृत शिलालेख में राजा राम मोहन राय के पुत्र गंजघट राय द्वारा विक्रम संवत 965 ईस्वी में मंदिर की स्थापना का उल्लेख है। मंदिर की देखरेख राजगुरु राष्ट्रकूट ब्राह्मण हरिनाथ को सौंपा गया था। कौन सा मंदिर? तो महामाया मंदिर। महामाया मंदिर कहाँ है? ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। गुमला में है। महामाया मंदिर कहाँ है? गुमला में है। और इसकी सुरक्षा का जो जिम्मेदारी था, देखरेख, वो हरिनाथ को सौंपा गया था। हरिनाथ महाराष्ट्र के रहने वाले थे। नेक्स्ट है, हम लोग अभी देख रहे थे नागवंश से ये सारे क्वेश्चन पूछे गए। अब हम लोग देखते हैं रामगढ़ राज्य से अभी तक कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। निम्नलिखित में से रामगढ़ का कौन सा राजा शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करता रहा? ये देखिए SIPT 2017 में पूछा गया है। तो कौन सा राजा था जो शुरू से लेकर अंत तक अंग्रेजों का विरोध करता रहा? तो ये था मुकुंद सिंह। मुकुंद सिंह जो रामगढ़ के राजा थे, वो अंग्रेजों के विरोध करते रहे शुरू से अंत तक। 18वीं सदी में मुकुंद सिंह रामगढ़ के राजा थे। उन्होंने 1763 से 72 ईस्वी तक रामगढ़ पर शासन किया। 1763 से 72 पर ये शासन किए। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जीवन पर्यंत विरोध किया। इसके लिए इन्होंने मराठों के साथ गठबंधन भी किया। कौन? मुकुंद सिंह। कहाँ के राजा हैं? रामगढ़ राज्य के राजा। कब से कब तक है? 1763 से 72। मराठों के साथ गठबंधन में किया। अंग्रेज अधिकारी कैमक के नेतृत्व में हजारीबाग में अंग्रेजों का प्रवेश हुआ तथा 1772 में रामगढ़ राज्य पर चढ़ाई की, जिसके कारण मुकुंद सिंह भागकर पलामू चले गए। 1772 में जब कैमक के नेतृत्व में रामगढ़ पर चढ़ाई किया गया, ये भागकर कहाँ चले गए? मुकुंद सिंह पलामू चले गए। और मुकुंद सिंह के स्थान पर अंग्रेज का समर्थक जो तेज सिंह था, उसको राजा बना दिया गया रामगढ़ का। क्योंकि ये भाग गए तो उसके जगह पर तेज सिंह को राजा बनाया गया रामगढ़ राज्य का। वो 1773 में रामगढ़, पलामू और छोटा नागपुर खास को मिलाकर रामगढ़ जिले का गठन किया गया। कब? 1773। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामगढ़ राज्य की मूल राजधानी, ये मूल राजधानी पूछा जा रहा है कि मूल राजधानी थी रामगढ़ राज्य की मूल राजधानी कहाँ थी? तो ये रामगढ़ ही थी। सबसे पहले JPSC असिस्टेंट 2007 को पूछा। अब देखिए इसके राजधानी के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। जिस तरह भी हम लोग नागवंश की राजधानी देखें, अब हम लोग रामगढ़ राज्य का देख लेते हैं। देखिए बागदेव सिंह जो है ये राजधानी कहाँ बसाए हैं? सिसिया उर्दा में। हेमंत सिंह जो है राजधानी बनाए हैं रामगढ़ राज्य का बादम में। दलेल सिंह जो है रामगढ़ राज्य की राजधानी को रामगढ़ बनाए हैं। तेज सिंह जो है रामगढ़ राज्य की राजधानी को इचाक बनाए हैं। और ब्रह्मदेव नारायण जो है रामगढ़ राज्य की राजधानी को पदमा बनाए हैं। तो ये आप इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बागदेव सिंह सिसिया उर्दा, हेमंत सिंह बादम, दलेल सिंह रामगढ़, तेज सिंह इचाक, ब्रह्मदेव नारायण पदमा।
ये सारे राजधानी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है रक्सेल राजवंश से। हम लोग रामगढ़ राज्य देख लिए, नागवंश देख लिए अभी तक के पूछे गए प्रश्न को। अब हम लोग देखने वाले हैं रक्सेल राजवंश को। रक्सेल राजवंश ने झारखंड के किस जिले की स्थापना की? तो किस जिले का स्थापना हुआ है रक्सेल राजवंश से? तो पलामू का। रक्सेल राजवंश ने पलामू जिले की स्थापना की। इनके राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र पलामू से ज़्यादा वर्तमान छत्तीसगढ़ के सुरगुज्जा क्षेत्र था। रक्सेलों के समय कौरवा, गोंड, खरवार जनजातियों की बहुलता थी। इनमें सर्वाधिक संख्या खरवारों की थी। 16वीं सदी में चेर राजाओं ने रक्सेलों को पराजित कर पलामू क्षेत्र पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। चेर राजा कब? 16वीं सदी में। ये हो गया रक्सेल राजवंश ने किस जिले का स्थापना की थी? हो गया पलामू। ये पूछा गया रक्सेल राजवंश से जैसे थे सीजल 2024 में। आइए नेक्स्ट देखते हैं पंचायत राज से अभी तक कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सीडीपीओ 2024 का क्वेश्चन है, मुगलों द्वारा कर वृद्धि के कारण किस राजवंश ने अपनी राजधानी को झालदा में स्थानांतरित कर दिया? मुगल जो है कर बढ़ा दिए थे, तो किस राजवंश ने अपनी राजधानी को क्या किया था? झालदा स्थानांतरित कर दिया था, झालदा। तो इसका करेक्ट आंसर है पंचायत राज। क्या है? पंचायत राज। मुगल काल में पंचायत राजाओं द्वारा मुगलों को नियमित कर दिया जाता था। यह सिलसिला औरंगजेब की गद्दी पर बैठने तक चला। 1700 ईस्वी में मुगलों द्वारा लगातार कर वृद्धि के कारण एवं मुसलमानों के बढ़ते दबाव के कारण पंचायत के राजा ने पंचायत राज प्रासाद खाली कर दिया और अपनी राजधानी झालदा में स्थानांतरित कर दिया था। ठीक है, मुगल लगातार कर बढ़ा रहे थे, इसलिए राजधानी कहाँ ले गए? झालदा। मानभूम क्षेत्र में पंचायत राज सर्वाधिक शक्तिशाली था। इस राज्य की स्थापना का संबंध काशीपुर के अनीत लाल से है। जब अनीत लाल अपनी रानी के साथ जगन्नाथपुरी की यात्रा पर था, तब पंचायत में रानी ने एक बच्चे को जन्म दिया। बड़ा होकर यही बालक पंचायत का राजा बना। ठीक है, इसका चुनाव पांच राजाओं ने मिलकर किया था, इसलिए राजा बनने के पश्चात इसने पंचकोट किले का निर्माण कराया था। पंचकोट किले का निर्माण कौन कराया? तो पंचायत राजा कराया था। पंचकोट किले का निर्माण कराया था। पंचायत राज का राजा गोमुखी राजा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। गोमुखी राजा किस राजवंश के राजा को बोलते हैं? तो पंचायत राजवंश के। इसने कपिला गाय की पूछ चंवर को राज सिंह बनाया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राजवंश का राज सिंह कपिला गाय की पूछ थी? तो वो पंचायत राज्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख रियासत और परगना से जो क्वेश्चन अभी आ चुके हैं एग्जाम में, वो सारे हम लोग देखने वाले हैं। प्रमुख रियासत, वर्ष 1620 ईस्वी में तृतीय महाराजा जगन्नाथ सिंह कुमार विक्रम सिंह ने वन ने किस राज्य की स्थापना की? किसकी स्थापना की है? तो सरायकेला। सरायकेला राज्य रियासत की स्थापना 1620 ईस्वी में सिंह वंशी अर्जुन सिंह के पुत्र कुंवर विक्रम सिंह प्रथम द्वारा तथा खरसावां रियासत की स्थापना 1650 ईस्वी में कुंवर पदम सिंह द्वारा की गई। प्रारंभ में कुंवर विक्रम सिंह ने प्रथम को संजय और खरकई नदी के बीच 76 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र सौंपा गया था। देखिए, सरायकेला राज्य की स्थापना 1620 ईस्वी में सिंह वंशी अर्जुन सिंह के पुत्र कुंवर विक्रम सिंह प्रथम द्वारा तथा खरसावां रियासत की स्थापना की गई थी। ठीक है, सरायकेला राज्य और खरसावां रियासत। प्रथम को क्या है कि प्रथम को विक्रम सिंह ने संजय और खरकई के लिए 76 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र सौंपा, जिसके अंतर्गत 12 हुए थे। इन्होंने आसपास के क्षेत्रों को जीतकर 700 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सरायकेला रियासत की स्थापना की। देश की आज़ादी के पश्चात दोनों ही रियासतें का विलय बिहार राज्य में किया गया। इसके पश्चात सरायकेला को अनुमंडल का दर्जा दिया गया। जो दो रियासतें बनाई गई थी, वो दोनों रियासतें जो है क्या हुआ, तो बिहार राज्य में मिला दिया गया और सरायकेला को अनुमंडल का दर्जा मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इससे रिलेटेड कौन SIPT 2017 में पूछा गया। निम्नलिखित में से सरायकेला रियासत का आखिरी शासक कौन था? ये क्वेश्चन पूछा गया। HH राजा आदित्य प्रताप सिंह देव जो थे, वो सरायकेला रियासत के आखिरी शासक थे। सरायकेला रियासत का अंतिम शासक जो है HH राजा आदित्य प्रताप सिंह देव थे। इन्होंने 18 मई 1948 को भारत के विलय समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया और इसका विलय कर दिया गया। प्राचीन काल में किसे राजा कटंग देव द्वारा शासित कैसलपुर परगना के रूप में जाना जाता है? कैसलपुर परगना के रूप में किससे जाना जाता है? जो राजा कटंग देव द्वारा शासित था। राजा कटंग देव वहाँ के राजा थे, तो ये था कौन? कैसलपुर परगना किसको बोला जाता है? सिमडेगा। सिमडेगा पूर्व में कैसलपुर वीरूगढ़ परगना का साम्राज्य था, जिस पर ब्रिटिश औपनिवेशिक युग के दौरान भी सदियों तक गजपति साम्राज्य की गजपति शाही परिवार के राजा गंगा वामसी का शासन था। गजपति शाही परिवार वर्तमान में भी सिमडेगा से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बीरू या बीरूगढ़ में रहता है। पठार का यह क्षेत्र आदिवासी और ओड़िया समुदायों द्वारा बसा हुआ है। यह क्षेत्र हमेशा मिशनरियों के लिए लोकप्रिय रहा, जिन्होंने तत्कालीन गजपति राजाओं और उनके अधीनस्थों द्वारा दान की गई भूमि पर स्कूल, कॉन्वेंट, अस्पताल
और पेरिस स्थापित की। ईसाई मिशनरियों, विशेष रूप से सोसाइटी ऑफ जीसस ने इस क्षेत्र में कई ईसाई स्कूलों की स्थापना करके शिक्षा का प्रचार प्रसार करने में मदद की। ये सारे क्वेश्चन हैं जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए। अब हम लोग देखते हैं जैन धर्म से कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक झारखंड के एग्जाम में पूछे गए। जैनियों के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने किस जिले में शिखरजी पर मोक्ष प्राप्त किया? तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, गिरिडीह जिले में पारसनाथ की पहाड़ी पर। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने गिरिडीह जिले में शिखरजी समेत शिखर पारसनाथ पर मोक्ष प्राप्त किया। संभवतः इन्हीं के नाम पर जो है, जो शिखर जी है, संवेद शिखर जो पहले नाम था वो पारसनाथ नाम हुआ। पार्श्वनाथ एकमात्र तीर्थंकर थे जिन्होंने इस कलयुग में कलिकाल कल्पत्रु कल्प वृक्ष की उपाधि प्राप्त की। ये जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए। फिर SIPT में पूछा गया है, जैन ग्रंथों में भगवान महावीर के लोरे ये अदगा की यात्रा का संदर्भ है। मुंडारी में जिसका अर्थ है, लोरे यात्रा का संदर्भ है। मुंडारी में जिसका अर्थ क्या है? तो लोरे यादगा का अर्थ है आंसुओं की नदी, ये मुंडारी में इसका अर्थ है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर का जैन ग्रंथों में लोरे यादगा की यात्रा का वर्णन है, जिसका मुंडारी भाषा में आंसुओं की नदी होता है। जैन धर्म से फिर संबंधित क्वेश्चन पूछे गए SIPT 2017 में ही। जैन धर्म के किस तीर्थंकर ने पारसनाथ में महासमाधि ली? तो ये कौन से तीर्थंकर? 20वें और 23वें तीर्थंकर थे। मान्यता के अनुसार जैन धर्म के 20वें और 23वें तीर्थंकर क्रमशः मुनि सुवर्त और पार्श्वनाथ ने, जिन्होंने पारसनाथ में मोक्ष प्राप्ति किया था। ये हैं झारखंड के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसी सेशन को हम लोग और नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप पिछले वाले सेशन और इसको रिवाइज कीजिए, और हम लोग इसको थोड़ा स्पीड करके चलेंगे ताकि एग्जाम से पहले इसको कंप्लीट किया जा सके। धन्यवाद। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक जरूर शेयर करें। धन्यवाद।